Hello everyone. Today we are going to study transportation process in plants. Last lecture में we discussed about transportation in human beings and we discussed how all the types of materials like oxygen, respiratory gases and waste products and the drugs and all these things are transported throughout the human body. In this lecture we are going to study the transportation of materials, raw materials, energy, food, gases, water, minerals to all the parts of the plants. Fine. Now plants का क्या होता है? That they are stationary organisms. They are not able to move from one point to another. They are not having the property of locomotion, and hence they require a less amount of energy as compared to animals. But what happens if they can't move? How are they going to take up their food? अगर वो मूव नहीं कर सकते तो फिर वो अपना खाना कहाँ से लाएंगे? तो हमने समझा था कि वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, लेकिन फिर हमने ये देखा था कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो ग्रीन पार्ट्स में होता है. यूजुअली मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द लीव्स, लेकिन फूड की ज़रूरत तो प्लांट के सारे पार्ट्स को होती है. तो जो फूड लीव्स में बना है उस फूड को पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी एक सिस्टम इन प्लेस होना ज़रूरी है. दूसरी चीज़, जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो वो कुछ रॉ मटेरियल्स का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर. ये कहाँ से आ रहे हैं? दोनों अलग अलग मेथड से प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं. द सोर्स ऑफ बोथ द थिंग्स आर डिफरेंट. Carbon dioxide is absorbed from the atmosphere through stomata which are present in the leaves itself, जहाँ photosynthesis हो रहा है. तो CO2 को absorb करने में तो plants को ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, right? But what about water and what about different minerals? Plants को खाली water और CO2 से तो सब काम नहीं हो जाता. They also require minerals. उनको भी सोडियम, पोटेशियम, सल्फर, नाइट्रोजन, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है बिकॉज दे हैव टू बिल्ड अप देयर बॉडी एंड इन ऑर्डर टू बिल्ड अप द बॉडी एंड टू परफॉर्म द मेंटेनेंस एंड रिपेयर फंक्शंस प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर मिनरल्स. अब ये मिनरल्स प्लांट्स कहाँ से लेंगे? हम सबको पता है कि प्लांट्स को मिनरल्स प्रोवाइड करने के लिए हम फर्टिलाइजर्स और मेन्योर्स यूज़ करते हैं. यस, अब ये मेन्योर और फर्टिलाइजर्स हम कहाँ पर डालते हैं, किस जगह इसको अप्लाई करते हैं ताकि प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब कर सकें? ऑब्वियसली यू ऑल नो द आंसर इज सॉइल. तो प्लांट्स वाटर और बाकी सारे मिनरल्स जो एब्जॉर्ब करने हैं उनको, वो सब एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से. सो इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड सॉल्ट्स एंड अदर एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स. नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जस्ट ध्यान से समझिए. प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं लीव्स में. फोटोसिंथेसिस, एज यू कैन सी आई हैव ड्रॉन अ फिगर व्हिच इज डिपिक्टिंग, इट इज जस्ट अ डिपिक्शन ऑफ अ ट्री व्हिच इज एन ऑटोट्रॉफ. इट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस. और यहाँ मैंने मैग्नीफाई करके बताया है कि ट्री में जो लीफ पोर्शन होता है, जो ग्रीन पार्ट क्लोरोफिल कंटेनिंग पोर्शन होता है, वो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करता है. फोटोसिंथेसिस से प्लांट को मिलता है ग्लूकोज और यानी कार्बोहाइड्रेट. फिर बाद में ये ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है लीव्स में और ग्रीन पार्ट्स में, जहाँ जहाँ फोटोसिंथेसिस हो रहा है वहीं पर. अब ये जो पर्टिकुलर ग्लूकोज है, इससे प्लांट को मिलती है एनर्जी. दिस प्रोवाइड्स एनर्जी टू द प्लांट्स बिकॉज इट इज द फूड सोर्स. उसका ऑक्सीडेशन होगा तो प्लांट को एनर्जी मिलेगी. लेकिन क्या ये ग्लूकोज यहाँ पर है? यहाँ पर है क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो सिर्फ यहाँ हुआ. तो इस पर्टिकुलर ग्लूकोज को विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोटोसिंथेट. फोटोसिंथेट मतलब फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स को हम फोटोसिंथेट्स कहते हैं. सो द फोटोसिंथेट्स विच आर स्टोर्ड इन द लीव्स और ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स need to be transported to other parts of the plant so that it can perform its all the activities and all the processes, life processes where energy is required. So the glucose has to be transported to the stems and to the roots which are at a very large distances from one another. Fine, especially in larger and bigger taller trees. Another thing that we have to focus
the absorption of raw material like water and minerals. जस्ट अभी हमने डिस्कस किया कि वाटर और मिनरल्स प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल में से. किधर से? सॉइल. सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस और अ सिस्टम इन प्लेस जिसकी वजह से प्लांट्स इन वाटर और मिनरल को रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर सकें. तो ये एब्जॉर्प्शन का काम मेनली करती है हमारी प्लांट्स की रूट्स. फाइन. अब ये जो रूट्स हैं इन्होंने वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लिए. तो क्या वाटर और मिनरल की जरूरत सिर्फ रूट को है? नो. उसकी रिक्वायरमेंट तो पूरे ट्री में है और पूरे प्लांट में है. सो दिस हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट इंक्लूडिंग द फ्लावर्स, द फ्रूट्स, द लीव्स, द स्टेम्स and all the birds, growing birds, all the parts need it. So अभी हमको पता है कि इन सब चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होना बहुत ज़रूरी है और जहाँ पर ये ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस रुक जाएगा वहाँ प्लांट धीरे धीरे डिटीरियोरेट होने लग जाएगा. उसका ग्रोथ का प्रोसेस रुक जाएगा. वो अपने आप को रिपेयर और मेंटेन नहीं कर पाएगा and eventually the plant will die. So this is also a very important life process, that is the transportation mechanism in plants. Now as you all have studied in earlier classes in 7th standard, 8th standard, 9th standard that plants have vascular bundles for transportation of material. What do plants have? They have vascular tissues or we also call them as vascular bundles. What are the two important types of vascular tissues जो हमने complex tissues पढ़े थे last year 9th standard में टिश्यू वाले चैप्टर में complex tissues in plants. They are xylem and phloem. So let me write it for you. Xylem helps in transport of water and minerals from roots to all the parts of the plant and phloem याद आया है ना. Phloem helps in the transport of food material from leaves to all the other parts of the plant. तो इसका सब जगह ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है और यहाँ वाटर और मिनरल्स का इन सब पार्ट्स में ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है. और इस ट्रांसपोर्टेशन को करने के लिए प्लांट्स में स्पेशल तरह के टिश्यूज हैं. एक स्पेशल तरह का नेटवर्क चलता है पूरा ट्यूब्स का, वस्कुलर ट्यूब्स या टिश्यूज का. इट इज अ ट्यूब लाइक नेटवर्क. सो वी कॉल्ड इट वस्कुलर टिश्यूज, वस्कुलर ट्यूब्स भी कह सकते हैं. वस्कुलर का मतलब ही होता है ट्यूब लाइक. वस्कुलर का मीनिंग ट्यूब लाइक. वेसिकल्स एंड वस्कुलर, ऑल दीज are the names of some organelles which are related to some types of structures which carry the things. Okay. तो ये ट्यूब्स क्या करते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं जो बहुत डिफरेंट तरह के सेल्स से मिलके बनते हैं. दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट्स. टू बी स्पेसिफिक, जाइलम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड फ्लोएम हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज or food from leaves or green parts to other parts of the plant, including the stems and the roots and other parts. Clear? Okay. Now, first of all, we are going to study about the xylem tissue, that is the transportation of water and minerals. After that, we will cover the transportation of food which is occurring through phloem. Fine. Transportation of water in the plants takes place with the help of vascular tissues called as xylem. These xylem have two important components which work together to transport the water and minerals to all the parts of the plants. These two important components are the vessels and the tracheids. These are the components which help the water. Vessels are usually tube-like tube-shaped structures in which the water is actually flowing. Vessels and tracheids are present in all the roots, stems and leaves of the plants, and they are connecting, and there is a detailed or intricate interconnection between all these parts of the plant with the help of xylem tissues. Fine. So we can say that these xylem tissues are helping in continuous system. They are actually providing the plants with a continuous system of water conducting channel. Channel means the
movement of water is continuous throughout the plant. Now what is happening at the roots, because as we know the main source of water and minerals is the soil, and the part of plant which is in contact with the soil is our roots. Now the roots actually, how the process starts, we'll first discuss it. The roots first actively take up the ions which are present in the soil. Suppose this is a root, and there are ions which are present inside the root also and outside the root in the soil also. Okay? Now what these roots do, how the process starts, these ions are actively taken up into the roots by the plants. Now when I say about active intake of ions, I mean that the ions are getting transferred from outside to inside of the root by spending energy. The plant has to spend energy in order to take in these ions from the soil into the roots. Once this active intake, you have to keep in mind this intake of ions is active. This active uptake once happens, then the condition, अब बाद की condition क्या होगी? एक बार ions अंदर चली गई, अब क्या होगा? रूट के अंदर ions का concentration high है, and roots के बाहर, that is in the soil which is around the root. पूरे soil की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक ऐसे micro environment की बात कर रहे हैं जहाँ पर हम root, to be more specific, root cell और रूट सेल के आसपास के जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो जब हम एक्टिव अपटेक हो गया है आयंस का, उसके बाद की कंडीशन क्या होगी कि रूट के अंदर आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और रूट्स के बाहर जो आयन का कंसंट्रेशन है कंपैरेटिवली विल बी लेस. देन व्हाट विल हैपन, दिस इज नाउ अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जहाँ पर आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ गया है और एक जगह आयंस का कंसंट्रेशन कम है. इस डिफरेंस को हम कहते हैं ग्रेडियंट. जब भी कोई दो मीडियम में कोई भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन चेंज हो जाता है, बैलेंस्ड नहीं रहता, तो हम उसको ग्रेडियंट कहते हैं. क्या कहते हैं? ग्रेडियंट. हायर टू लोअर और लोअर टू हायर. नाउ वी ऑल नो कि अब यहाँ आयंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और आउट ऑफ द रूट्स दैट इज इन द सॉइल आयंस का कंसंट्रेशन कम है. अब इस ग्रेडियंट को बैलेंस करने के लिए, ये आयंस की कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ आयन ज़्यादा है, यहाँ आयन कम है, तो इसको बैलेंस करने के लिए बाहर से फ्रॉम द सॉइल वाटर मॉलिक्यूल्स विल ऑटोमेटिकली डिफ्यूज इनटू द रूट्स. और ये डिफ्यूजन तब तक नहीं होगा जब तक ये आयंस का डिफरेंस या फिर हम कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है, आयनिक डिफरेंस मेंटेन नहीं होगा. सो एक बार ये आयंस का डिफरेंस मेंटेन हो गया तो वाटर इस डिफरेंस को बैलेंस करने के लिए सॉइल से रूट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर अंदर भी वाटर बढ़ जाएगा तो बाहर और अंदर दोनों आयनिक कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होने की कोशिश करेगा. लेकिन प्लांट्स ऐसा होने नहीं देते. वो क्या करते हैं कि जैसे ही पानी अंदर आएगा, ये जो रूट है और एनर्जी यूज करके और आयंस अंदर ले लेंगे, जिसकी वजह से ये जो डिफरेंस है आयंस का वो कभी बैलेंस ही ना हो और कंटिन्यूअसली उसको बैलेंस करने के लिए वाटर अपटेक होता रहे. और जैसे ही पानी अंदर जाता रहेगा तो वो धीरे धीरे एक कंटिन्यूअस चैनल बनाएगा और ये ही चैनल जो है वो पूरे प्लांट में एंड ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट में वाटर का कंटिन्यूअस ट्रांसपोर्टेशन इंश्योर करेगा. फाइन. So as it is written, you can also note it down. What is happening at the roots? Active uptake of ion happens, due to which there becomes an ionic difference. एक concentration gradient बन जाता है. उसको बैलेंस करने के लिए वाटर के मॉलिक्यूल्स रूट्स के अंदर एंटर करते हैं एंड thus in the same way एक कंटिन्यूअस चैनल बनता है वाटर का, और ये जो रूट है ये वाटर को ऊपर की तरफ पुश करती है. तो हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज अ टाइप ऑफ अपवर्ड पुश व्हिच इज डन बाय द रूट्स, ताकि प्लांट के अंदर कंटिन्यूअस चैनल चलता रहे वाटर का. फाइन. अब एक बात तो हमने कर ली रूट की, इसको आप कह सकते हो रूट पुश भी कह सकते हैं, बिकॉज इट इज अ पुश फोर्स व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द रूट्स
by active uptake of ions into the roots. एक और चीज होती है, अच्छा अभी ये जो वाटर ऊपर जा रहा है, रूट्स इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी this much amount of water and this much amount of energy which is being used by the plant is not sufficient to provide the water to all the parts of the plant, especially in taller plants. Because taller plants में क्या होता है, roots और higher upper leaves के बीच में जो distance होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और सिर्फ इतने से pressure की वजह से जो water होता है वो इतना longer distance cover नहीं कर पाता, तो हमें एक और driving force चाहिए, और वो driving force provide करता है transpiration pull. What happens? As we all know, what is transpiration? It is the evaporation of water molecules from the surface of the leaves through stomata. Right? Now what happens? जब भी plant stomata के through evaporation करता है water का, उसको हम कहते हैं transpiration. जब भी water के molecules यहाँ से evaporate होंगे, यहाँ पर क्या होगा, एक सक्शन पुल क्रिएट हो जाएगा प्लांट के अंदर, टिश्यूज में, सेल्स में, और जैसे ही ये सक्शन पुल क्रिएट होगा, नीचे जो रूट में वाटर चैनल था वो ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ सक होगा. समझ में आया? सो देयर आर टू फोर्सेस वर्किंग आउट फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द टॉपमोस्ट लेवल ऑफ द प्लांट. वन इज द पुश फोर्स which is created by the roots, and another is the pull which is created by transpiration. So we also call it as transpiration pull. Please note it down. Okay? अब जैसा कि मैंने आपको बताया, transport of water is done by xylem, and xylem helps in the transport of water and the minerals dissolved in water. And the first thing which we studied was the role of roots, and which we also call as the root pressure, to push the water upward in the column to make a continuous water channel which provides water to the plants. But this force is not enough for the plant to transport the water molecules and the minerals to the great heights of a tree. And so I told you that there is another important force which is acting, that is transpiration pull. The transpiration is happening in the leaves, and thus it creates a suction pull. So I have shortlisted the important points for you which you have to remember in this section. Transpiration is actually performing two main functions, as I told you earlier. ये बहुत simple सा concept है, बहुत ही easy logic है कि यहाँ जो tree है और tree में जो leaves है वहाँ पर हो रहा है transpiration, और ये जो transpiration है ये एक पुल या फिर हम कह सकते हो सक्शन पुल प्रोवाइड कर रहा है, और नीचे जो रूट्स प्रेजेंट हैं वो वाटर को ऊपर पुश कर रहे हैं. सो देयर इज अ पुश एंड अ पुल. यहाँ से ऊपर वाटर पुश हो रहा है और ऊपर से जो लीव्स हैं वो वाटर चैनल को पुल करने में हेल्प कर रही है बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन प्रोसेस. सो दिस पुश एंड दिस पुल आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर टू ग्रेट हाइट्स इन ऑल द टॉल प्लांट्स. कुछ प्लांट्स तो इतने टॉल होते हैं, they are hundreds of feet tall, but still they are able to transport water so much of height just because of these two important functions going on in the plant. And yes, it requires a large amount of energy also. Fine. So you have to remember what functions, what important functions transpiration process is performing. The first important function of transpiration process is absorption. क्या हो रहा है यहाँ पर? जितना भी absorption हो रहा है वाटर का और उसमें डिजॉल्व मिनरल्स का, तो पहले उनको एब्जॉर्ब करना और फिर उनकी अपवर्ड मूवमेंट करवाना फ्रॉम रूट्स टू लीव्स. द एब्जॉर्प्शन एंड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स डिजॉल्व्ड इन इट फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, ये एक तो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है हमारा ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस. ट्रांसपिरेशन एक और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो होता है प्लांट्स की बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करना. Because plants are also constantly working and they need to maintain their body temperature. You must have observed, जब भी आप किसी ट्री के शैडो में रहते हो या फिर पेड़ के आसपास रहते हो, there is always a cooling effect. Why? ये कूलिंग इफेक्ट आता है ट्रांसपिरेशन से. अभी आपने 9th में अगेन एक और कंसेप्ट पढ़ा था, इवेपोरेशन, एंड हमने ये भी पढ़ा था इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट.
क्योंकि जब भी इवेपोरेशन होता है वाटर के मॉलिक्यूल्स सराउंडिंग में से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाते हैं. एंड सेम थिंग हैपेंस विद द प्लांट्स. When the transpiration process is happening from the surface of the leaves and the water molecules are getting evaporated, they are absorbing the heat which is around the tree and thus providing a cooling effect to the plant and its body. Again, and जो नीचे से continuous water का upflow हो रहा है, नया water plant के अंदर enter हो रहा है, उसकी वजह से plant की body बाहर से गर्म नहीं होती. अब आपको पता है कांस्टेंट हीट रहती है, सन रहता है, यूवी रेज रहते हैं, लेकिन फिर भी प्लांट्स जिंदा रहते हैं. दे आर अलाइव एंड दे आर सस्टेनिंग ऑल दैट हीट बिकॉज कंटिन्यूसली नीचे जमीन से ठंडा पानी प्लांट्स के अंदर एंटर होता है और प्लांट के इनसाइड जो टेम्परेचर है उसको भी रेगुलेट करता है. तो ट्रांसपीरेशन नॉट ओनली मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द प्लांट फ्रॉम इनसाइड, इट ऑल्सो हेल्प्स टू रेगुलेट द टेम्परेचर अराउंड द ट्री. ओके, अब जैसा कि आपको पता है कि ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस होता है दिन के टाइम, क्योंकि इवेपोरेशन हो सकता है ओनली डे लाइट में व्हेन द सन रेज आर कमिंग इन, सो द वाटर मॉलिक्यूल्स आर इवेपोरेटिंग. सो ये इफेक्ट जो होता है हमारा ट्रांसपीरेशन पुल होता है, वो मेजर ड्राइविंग फोर्स होता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन द प्लांट्स ड्यूरिंग डे टाइम. सो ट्रांसपीरेशन पुल इज द मेजर ड्राइविंग फोर्स फॉर वाटर ट्रांसपोर्टेशन, major driving force during daytime. And what about root pressure? Root pressure major role play करता है during the night time. So it is the major driving force in transportation of water during night. Now that doesn't means कि रात में सिर्फ रूट प्रेशर होगा और दिन में सिर्फ ट्रांसपीरेशन पुल होगा. दोनों चीजें साइमल्टेनियसली 24 आवर्स वर्क करती हैं, बट द मेजर फंक्शन रूट प्रेशर परफॉर्म्स ड्यूरिंग द नाइट एंड द मेजर फंक्शन ट्रांसपीरेशन पुल परफॉर्म्स ड्यूरिंग द डे टाइम. Otherwise, both these processes are simultaneously helping for the transportation of water throughout the plant body from the roots to the surface of the, to the top of the tree, that is the leaves. Thank you for watching this video.